बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th का, ठीक है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। और ये बच्चों पार्ट 3 है। एंड आज जो है वो हम चीन के बारे में सारी बातें करेंगे। किसके बारे में? चीन के बारे में जो भी बातें हैं उसे हम देखने वाले हैं। और आज जो है वो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे चीन की भौगोलिक स्थिति, जिसे हम बच्चों पार्ट 1 में एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम चीन का टॉपिक कर रहे हैं तो हमें चीन के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि चीन जो है वो एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है, जिसमें कई प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है। उसके बाद चीन में मुख्य क्षेत्र में 3 नदियां हैं, जिसमें से एक नदी है पीली नदी, जिसे कहते हैं हुआंग, एक है पल नदी और एक है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है इसे छांगजियांग कहते हैं, जो कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लंबी नदियां हैं उनमें से तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। एवं इसमें देश का जो अधिकतर हिस्सा है वो पहाड़ी है। यहाँ पर हान जो है वो सबसे प्रमुख जातीय समूह है एवं इसकी प्रमुख भाषा चीनी है, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। उसके बाद चीनी खानों में क्षेत्रीय अर्थात चीनी जो भोजन है उसमें क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। कई क्षेत्र में गेहूं, कई क्षेत्र में चावल खाए जाते हैं, कहीं कहीं पर मिर्च और मसाले वाले सामान खाए जाते हैं। कैंटोनी और डिमसिम, दिल को छू लेने वाले ये भोजनों के कुछ प्रकार हैं जो कि चीन में अधिकतर खाते जो लोग हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए कि आधुनिक जो चीन है, आधुनिक चीन को हम जिसको देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुई थी। इसके पश्चिम के साथ उसका पहला सामान होने के समय से माना जाता है, अर्थात 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब जो चीन है इसका सामना किससे हुआ? पश्चिम से। और जब ये पहली बार उसका सामना पश्चिम से हुआ तभी से आधुनिक चीन की शुरुआत मानी जाती है। जेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को पहुंचाया। सर्वप्रथम अफीम युद्ध, यह अफीम युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था 1839 से 42 तक। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने और सैन्य बलों को ताकत इस्तेमाल करने के लिए ये ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो ये हो गया ब्रिटेन और चीन के बारे में। फिर आधुनिक चीन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है। चीन के संबंध में कन्फ्यूशियसवाद का यहां पर अर्थ क्या है? तो देखिए एक चीनी विचारक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, ठीक है, कन्फ्यूशियस। इनके विचारों को उनके अनुयायियों के द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया गया। अब फिर उसी शिक्षा को जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें कहते हैं कन्फ्यूशियसवाद। इसका अर्थ क्या है? अच्छे विचार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात ये जो कन्फ्यूशियसवाद है ये अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंध के सिद्धांत पर आधारित है। इनके विचारों ने चीनी लोग जो थे उनके जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया और कई सारे उद्योग संगठन वगैरह को बनाने में मदद की। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी जो थे वो उन्हें जापान पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि ये जो लोग थे वो नए नए विषयों से प्रशिक्षित हो सकें और आकर वापस जो चीन है उसका विकास कर सकें। विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। उसके बाद रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। अर्थात जब रूस और जापान का युद्ध चल रहा था तो उसके बाद जो चीनी परीक्षण जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, चीनी शिक्षा प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि क्या थी कि प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। अर्थात चीनी शिक्षा प्रणाली जो थी वो प्रत्याशियों को अभिजात वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। तो ऐसी प्रणाली को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। कब? रूस और जापान के युद्ध के दौरान, ठीक है। ये कार्य किसने किया था? चीन ने किया था। तो कन्फ्यूशियसवाद क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं
चीन में कुछ बहसें, चीन को लेकर कुछ बहस हुई है, उसके बारे में सबके अपने अपने अलग नजरिए हैं। जैसे कांग योवेल 1858 से 1957 या फिर लियांग किचाओ 1873 से 1929। गणतंत्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष थे सन यात सेन। बच्चों सन यात सेन के बारे में एक अलग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, उसे देखेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, CCP, इसके बारे में देखेंगे। तो ये तीन बहस हुई हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले कांग योवेल 1858 1927 या फिर लियांग किचाओ 1873 से 1929। तो देखिए, इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया, अर्थात वहां पर जो व्यवस्था थी उसे सुदृढ़ बनाया गया और एक नई आधुनिक व्यवस्था का नाम दिया गया। क्या व्यवस्था थी वहां पर? वहां पर जो है वो एक नई सेना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का नीति अपनाई गई। अर्थात मेजी सरकार के द्वारा ये जो कांग योवेल थे ये कहते हैं कि वहां पर एक नई सेना का निर्माण किया गया, नई शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया। संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायकों का गठन किया गया, अर्थात संवैधानिक तौर पर सरकार के गठन के लिए, सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाएं जो थी इनका गठन शुरू किया गया। ठीक है, तो ये हो गया कांग योवेल के विचार के बारे में। उसके बाद है चीन में जो गणतंत्र की स्थापना हुई उसके बारे में, अर्थात सन यात सेन के बारे में। ठीक है, तो चीनी गणतंत्र की स्थापना के बारे में हम देखेंगे सन यात सेन के विचार। गणतंत्र की स्थापना क्या हुआ, देखिए 1911 में मांचू साम्राज्य जो था उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सन यात सेन जो थे ये 1866 से 1965, इनके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्या हुआ कि 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। अब सन यात सेन कौन थे, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देते हैं। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। वे एक गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के विषय को लेकर अधिक चिंतित थे और इन्हीं सभी चीजों ने सन यात सेन को चीन के गणतंत्र स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए सराहा जाता है। ठीक है, तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे। सन यात सेन जो थे इनके 3 सिद्धांत थे। वो सिद्धांत कौन कौन से थे उन्हें देखिए। सन यात सेन 3 सिद्धांत, इन्हें कहते हैं सन मिन चुई। अर्थात सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत है उनमें से एक है सन, एक है मिन, एक है चुई। तो सबसे पहला है राष्ट्रवाद। मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसे सत्ता से हटाना, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था गणतंत्र या फिर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। तीसरा इनका सिद्धांत था समाजवाद, अर्थात जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व पर बराबरी लाए, अर्थात भूस्वामित्व के बारे में सभी लोगों को जागरूक करे और जो भूस्वामित्व है वो सभी लोगों में समान बटे। तो ये राष्ट्रवाद, गणतांत्रिक सरकार और समाजवाद, ये क्या है, ये सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत है सन मिन चुई, इसके पार्ट है। तो यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना के बारे में सन यात सेन के ये जो विचार है आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला बात करते हैं, तो चीन में जो साम्यवादी दल था इसका उदय किस प्रकार से हुआ, इसको देखते हैं। तो देखिए, जब चीन पर जापानियों के हमले पर एक लंबे अरसे और थकान वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया, अर्थात चीन जो था उस पर जापान एक लंबे अरसे से युद्ध कर रहा था, तो इसकी वजह से चीन जो था उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। 1945 से 1949 के दरमियान कीमतें 30% महीने की रफ्तार से बढ़ने लगी, अर्थात 1945 से 1949 के दौरान जो महंगाई थी वो 30% बढ़ने लगी। आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। और जब आपको पता है कि युद्ध होता है तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण संकट, सामाजिक संकट और आर्थिक संकट तीनों ही यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो चीन में साम्यवादी दल के उत्पन्न होने से पहले जो वहां पर परिस्थितियां थी वो आपको बताई गई। अब देखिए उदय जो है वो किस तरह से हुआ।
तो उदय के बारे में एक व्यक्ति है माओ त्से-तुंग, ठीक है। माओ के बारे में बात करते हैं तो चीन में साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना थी वो 1921 में हुई थी, जो कि रूसी क्रांति के कुछ समय बाद की बात है, ठीक है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे कौन? माओ। ये कौन थे? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता बनाया था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो क्रांति के कार्यक्रम करेंगे उसे हम किसानों पर आधारित करके चलेंगे। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी CCP एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग इस पर विजय हासिल की। उसके बाद इनका जो एक नया अड्डा था येनान, किनका? माओ का। इनका नया अड्डा था येनान। इन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने के लिए, अर्थात इन्होंने क्या किया? सामंतवाद को खत्म करने के लिए, भूमि सुधार लागू करने के लिए, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसकी वजह से, इन सभी कार्यों की वजह से उन्हें एक महत्वपूर्ण और मजबूत सामाजिक आधार भी मिला। अर्थात चीन में साम्यवादी दल की स्थापना के संबंध में माओ की जो योगदान है उसके बारे में ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है ताइवान का किस्सा, ठीक है। चैप्टर का आखिरी पॉइंट है ताइवान, इसका क्या किस्सा है, ठीक है। तो इसके किस्से को समझिए। चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर चियांग काई शेक, ठीक है, एक बार दोबारा समझिए। चीनी साम्यवादी जो दल था इससे पराजित होकर चियांग काई शेक 1949 में ताइवान वापस चला गया। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की एवं राजनीतिक विरोध, जो लोग थे उनका राजनीतिक विरोध करने का अधिकार छीन लिया एवं जहां पे इनके सत्ता के कार्यालय हुआ करते थे वहां से जो आबादी थी, जो लोग थे, उनको वहां से हटा दिया। इन लोगों ने भूमि सुधार लागू किए जिससे कि उत्पादकता को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब भूमि सुधार लागू होंगे तो जमीन सही रूप से बांटी जाएगी, उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया जो कि व्यापार पर आधारित था। अर्थात ताइवान के किस्से में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया जो कि किस पर आधारित था? व्यापार पर। 1975 में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण प्रारंभ हो गया। अर्थात जब चीन में चियांग की मृत्यु होगी उसके बाद लोकतंत्र का जो रूपांतरण था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, और भी इसमें 2-3 पॉइंट अभी बाकी हैं, कौन कौन से देखते हैं उन्हें। 1887 में, ठीक है, 1887 में फौजी कानून हटा लिया गया, विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिली और स्वतंत्र मतदान द्वारा ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। अर्थात 1887 से पहले फौजी कानून लगा दिया गया था ताइवान में, फिर 1887 में उस फौजी कानून को हटा लिया गया और जो विरोधी दल थे, किसके विरोधी दल? सरकार के विरोधी दल, उनको कानूनी इजाजत मिल गई कि वो विरोध कर सकते हैं। स्वतंत्र मतदान के द्वारा ताइवानों को सत्ता में लाने का प्रयास किया गया। ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है क्योंकि इसे चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। अर्थात यदि ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना ये संभव नहीं है क्योंकि जो चीन है वो इसे अपना हिस्सा समझता है और इसका उपयोग वो अपने लिए करता है। इसलिए यदि कोई अन्य देश यहाँ पर अपने राजनयिक संबंध या फिर दूतावास रखना चाहे तो ये उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं आज जो है वो हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। बहुत सारे टॉपिक हमने 15 मिनट में कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने कि चीन की जो विशेषता है उनके बारे में, और आधुनिक चीन की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, प्रथम अफीम युद्ध क्या था, कन्फ्यूशियसवाद क्या था, इसके विचार क्या थे, इसको लोगों ने किस तरह से अपनाया, इसको देखा। चीनी बहसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कांग योवेल के विचार क्या थे, गणतंत्र की स्थापना में सन यात सेन कौन है और इनके 3 सिद्धांत क्या क्या हैं। उसके बाद चीन में जो साम्यवादी दल है इसका उदय किस प्रकार से हुआ, माओ के जो साम्यवादी दल है उसके उदय में कौन कौन से जो योगदान रहे हैं उसको हमने देखा। ताइवान के किस्से में हमने सारी चीजें समझी, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो यहाँ पे खत्म होता है और आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो भी कंप्लीट होता है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम मिलेंगे बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोस आएंगी हिस्ट्री की उसके साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।